आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। आप में से कुछ लोग प्लेटो को जानते हो और कुछ नहीं जानते हो, बट आज से तुम लोग सब जानोगे। अगर हम प्लेटो की बात करें तो ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। मॉडर्न फिलोसफी की बात करें तो सबसे पहले प्लेटो ही आए थे, जिन्होंने दर्शन शास्त्र दिया था। ज़िंदगी को कैसे जीना है और ज़िंदगी को कैसे समझें, इन्होंने लगभग हर चीज़ पे बात की है। इनका जन्म 427 BC में हुआ था, जो 2500 साल पहले की बात है। ये पैदाइशी बहुत ज़्यादा अमीर थे। इनका एक भाई और एक बहन भी थी। देखने में ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लगते थे। इनकी बॉडी को देखकर तो ऐसा लगता था कि सारी जगह प्लेट्स ही लगी हुई हैं। बताया तो ये भी जाता है कि इन्हें पहलवानी का भी बहुत ज़्यादा शौक था। जब ये यंग होते हैं तब इनके पापा की भी डेथ हो जाती है, तो इनकी मदर प्लेटो के अंकल से शादी कर लेती है, जो कि एक ग्रीक पॉलिटिशियन होते हैं और एम्बेसडर होते हैं पर्शिया के। जब ये यंग थे, इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़े 2 इवेंट हुए। तो पहले इवेंट में ये ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेट से मिलते हैं। प्लेटो सॉक्रेट्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बढ़कर अपना गुरु मानते थे। सॉक्रेट ने प्लेटो को ऐसी शिक्षा दी जिसके बाद प्लेटो सॉक्रेट के सबसे बड़े फ़ैन बने। प्लेटो सॉक्रेट से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि जब तक सॉक्रेट की डेथ नहीं ना होगी तब तक प्लेटो सॉक्रेट के पास ही रहे। सेकंड इवेंट में हम देखते हैं कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में बहुत ही भयंकर वॉर चलता है। ये वॉर 409 BC से लेकर 404 BC तक चलता है। इस वॉर में जीत स्पार्टा की होती है। स्पार्टा की जीत को देखकर प्लेटो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो अपनी कई सारी लिखी गई किताबों में स्पार्टाओं की इकोनॉमी, मिलिट्री पावर और बच्चों में बचपन से ही शूरवीरता की बात करते हैं। 399 BC में क्या होता है कि सॉक्रेट को जहर देके मार दिया जाता है, क्योंकि वो लोगों को शिक्षा दे रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि सही क्या है और गलत क्या है। जब उन लोगों को सही और गलत में फ़र्क पता लगा तो उन्होंने वहाँ के राजा से बहुत सारे प्रश्न पूछे। वहाँ के लोग सॉक्रेट की बात सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे थे। उस टाइम में 80 से 90% तक लोग बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, ज़्यादातर तो किसान थे। उस टाइम पर वहाँ के राजा को लगा कि इन लोगों को कौन एजुकेट कर रहा है, कौन इन्हें प्रश्न पूछने पे मजबूर कर रहा है। इसी खातिर वहाँ के राजा ने सॉक्रेट को मौत की सज़ा सुना दी। पहले के टाइम पे डेमोक्रेसी खाली नाम की होती थी। डेमोक्रेसी का सही कंसेप्ट 1864 के बाद ही आया, जिसमें अब्राहम लिंकन ने अपनी 2.5 मिनट की स्पीच में डेमोक्रेसी का मतलब ये बताते हुए कहा, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, कहकर उन्होंने डेमोक्रेसी का मतलब समझाया। अब क्या होता है, सॉक्रेट की मौत के बाद एकदम प्लेटो शोक में चले गए और 12 साल तक घूमते ही रहे। वो इटली में गए, ग्रीस में गए और इजिप्ट में भी गए, बल्कि पूरी दुनिया में घूमे। और घूमते घूमते इन्होंने ज्योमेट्री की पढ़ाई की, जियोलॉजी की पढ़ाई की, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की और भी बहुत सारी पढ़ाई की। और इतना पढ़ने के बाद फिर इन्होंने लोगों को पढ़ाना भी स्टार्ट किया। और जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया तब इन्होंने सबसे पहले सॉक्रेट की टीचिंग शेयर की थी सभी के साथ। जो भी सॉक्रेट ने प्लेटो को पढ़ाया था वो इन्होंने बाद में जाके लोगों को भी पढ़ाया। बात करते हैं इनके जीवन की। जब ये 24 साल के थे, इन्होंने पूरा का पूरा ग्रीस घूमा। 399 BC से लेकर 387 BC तक पूरी दुनिया में घूमते रहे, 12 साल तक घूमते रहे और लोगों को सॉक्रेट के आइडिया के बारे में बताया। इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। मिडिल ईयर आते आते फिर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने वैल्यूज़ के बारे में लिखा, आइडियाज़ के बारे में लिखा, इंसाफ के बारे में लिखा, बहादुरी के बारे में लिखा, मतलब हर चीज़ पे लिखा इन्होंने ये भी लिखा सरकार कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ पर लिखा। और आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, आर्किटेक्चर पर मैं बोल रहा हूँ कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं लिखे बगैर, हर चीज़ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इनकी डेथ की। इनकी जो डेथ है 347 BC में हुई थी, मतलब कि 80 साल तक जिए थे ये। प्लेटो का मोटिव ये था कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, खाली ग्रीस नहीं बल्कि पूरी दुनिया ऐसी बनाई जाए जो कि आइडियल से चले। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं प्लेटो के बारे में। प्लेटो को फर्स्ट यूटोपियन फ़िलासफ़र भी कहा जाता है। अब आप लोग ये पूछोगे कि यूटोपियन होता क्या है, चलो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। प्लेटो ये बोलते थे कि जो हमारी दुनिया है वो रियल नहीं है, वो एक फ़ेक दुनिया है। हमारी दुनिया को छोड़कर एक और दुनिया है जो कि एक असली दुनिया है, रियल दुनिया है। हम उस रियल दुनिया की एकदम रिफ्लेक्शन है, मतलब कि कॉपी है। हम उस रियल दुनिया के जैसे बनना चाहते हैं बट बन नहीं पाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे लिए हमारी आइडियल्स रामायण है। हम भी रामायण के जैसे श्री राम जी जैसा बनना चाहते हैं। हम भी संस्कारी, बुद्धिमान, हर एक, मतलब जैसे कि पूरा रामायण जी का रामायण देखी होगी किसी ने भी,
पूरा का पूरा हम वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे कि हमारी रामायण में लिखा गया है, बट हम उन जैसा नहीं बन सकते हैं। हम उनकी कॉपी करते हैं बट हम उन जैसा परफेक्ट नहीं बन सकते। वैसे ही प्लेटो कहते हैं कि एक रियल दुनिया है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं बट उनके जैसा नहीं बन सकते। हम सब रियल दुनिया की कॉपी करते हैं बट हम उन जैसा नहीं बन पाते हैं। प्लेटो हमारी दुनिया को एक रियल दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें यूटोपियन फिलोसोफर कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको प्लेटो की आइडियल स्टेट होती क्या है। आइडियल स्टेट का मतलब एक ऐसे वर्ल्ड का आइडिया जो हमारे लिए इल्यूजन है, लेकिन प्लेटो के लिए एकदम परफेक्ट है। प्लेटो कहते हैं कि मैं वर्ल्ड को ऐसा बनाना चाहता हूँ जैसे कि रियल जो दुनिया, हम उसकी कॉपी ना करें बल्कि रियल ही बन जाए उनके जैसा। जैसे कि रामायण है, बाइबल है, कुरान है, जो भी उसमें लिखा है हम भी पूरा का पूरा वैसा ही बन जाएं, तो हमारी ज़िंदगी भी एकदम परफेक्ट बन जाएगी और ये पूरा वर्ल्ड बन जाएगा परफेक्ट। प्लेटो कहते हैं कि आइडियल वर्ल्ड में फ़िलासफ़र ही राजा होता है, लेकिन हमारी दुनिया में कोई भी राजा बन सकता है जो पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़राब कर देता है। प्लेटो कहते हैं या तो राजा को फ़िलासफ़र बनना चाहिए या तो फ़िलासफ़र को ही राजा बना देना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम अच्छा हो पाएगा। इन्होंने थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनके टाइम पर एथेंस का रूल था। एथेंस के राजा ने ही प्लेटो के गुरु सैक्रोटिस को मौत की सज़ा सुनाई थी, वो भी बिना किसी वजह और कारण से। इसीलिए प्लेटो बताते हैं कि राजा को फिलोसफर ही होना चाहिए। फिलोसफर का मीनिंग ही यही है कि जिसे हर तरह का ज्ञान पता हो, जिसे सही और गलत में दोनों में फ़र्क पता हो और जिसकी ईमानदार सोच हो और दुनिया में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, उसे ही राजा बनाना चाहिए। तो प्लेटो ने 36 बुक्स लिखी हैं, जिनमें से सबसे फेमस द रिपब्लिक है। आगे जाके प्लेटो ने अपना स्कूल भी खोला। स्कूल का नाम उन्होंने एकेडमी रखा। इनकी एकेडमी में हर कोई नहीं पढ़ सकता था। इनकी एकेडमी में जिनको इंटरेस्ट होता था, जिनको इंटरेस्ट था सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, मैथ्स में, ज्योमेट्री में, वही बच्चे आके यहाँ पे पढ़ सकते थे। इनकी एकेडमी में एरिस्टोटल ने भी पढ़ाई की है। एरिस्टोटल भी प्लेटो के शिष्य थे। आने वाले समय में एरिस्टोटल भी अपना स्कूल खोलते हैं जिसका नाम लैजिजियम रखते हैं। इनके स्कूल में हर कोई बच्चा आके पढ़ सकता था, लेकिन प्लेटो के स्कूल में ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बच्चे ही पढ़ सकते थे और एरिस्टोटल के स्कूल में आकर कोई भी बच्चा जैसा मर्जी हो सभी पढ़ सकते थे। जब भी आपसे कोई भी पूछे कि प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्या है, तो आप लोगों को उसको यही बताना है कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। मतलब कि जो रियलिटी है ना, वो एक ना परछाई है, वो भी आइडियाज़ की। आइडियाज़ का मतलब कि दूसरे वर्ल्ड की, जो एक परफेक्ट वर्ल्ड है, ठीक है, जो एक रियल वर्ल्ड है। इसमें प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल के बारे में भी बताया और एलिगरी ऑफ केव्स के बारे में भी बताया। थ्योरी ऑफ सोल में इन्होंने ये बताया कि हर आत्मा के 3 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ रीज़न, सेकंड इज़ करेज एंड थर्ड इज़ एपिटाइट। रीज़न क्या है? क्वेश्चन पूछने की पावर। अब देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो आप ये पूछते हो कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये क्या बनाया है, हमारी गवर्नमेंट ये बिल क्यों पास कर रही है, इस रूल को हम लोग फॉलो क्यों करें। तो ये रीज़न का एलिमेंट है जो आपसे इतना कुछ पूछवा रहा है। हाँ, तो सेकंड आती है करेज। करेज का मतलब होता है हिम्मत। मतलब कि जब भी आपको कहीं भी सप्रेस किया जाए या कोई ऐसी बात आ जाए यहाँ पे आपको हिम्मत दिखानी पड़े, तो आप हिम्मत दिखाओ। आपको हिम्मत दिखाने के लिए करेज का एलिमेंट इनकरेज करेगा। थर्ड में बात करते हैं एपिटाइट की। एपिटाइट का मतलब भूख। भूख सिर्फ खाने की नहीं होती है, भूख होती है पैसों की, धन की, दौलत की, वेल्थ की, कामयाबी की, हर तरह की भूख। प्लेटो बताते हैं कि भगवान ने सभी में गुण सेम नहीं डाले हैं। किसी में रीज़न ज़्यादा डाला है, किसी में करेज ज़्यादा डाली है, किसी में एपिटाइट ज़्यादा डाला है। जैसे किसी को क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की आदत है, तो उसमें भगवान ने रीज़न ज़्यादा डाला है और करेज और एपिटाइट बिल्कुल कम डाला है। जिनमें रीज़न ज़्यादा डोमिनेट होता है उन्हें प्लेटो मैन ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। नीचे डायग्राम देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। और वैसे ही जिनमें करेज ज़्यादा है और रीज़न और एपिटाइट बिल्कुल कम है, उन्हें प्लेटो मैन ऑफ सिल्वर कहते हैं। जिनमें एपिटाइट ज़्यादा, उनमें रीज़न और करेज कम है, जिन्हें प्लेटो मैन ऑफ कॉपर कहते हैं। प्लेटो ये भी कहते हैं कि जिनमें रीज़न डोमिनेट सबसे ज़्यादा है, जिनको क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा आदत है, उन्हें रूलर ही बनना चाहिए। और जिनमें करेज का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, उन्हें आर्मी में जाना चाहिए, उन्हें सोल्जर बनना चाहिए। और जिनमें एपिटाइट ज़्यादा है, मतलब कि जिनमें भूख ज़्यादा है, उन्हें बिजनेसमैन, लेबर, कारपेंटर ये बनना चाहिए। अब बात करते हैं एलिगरी ऑफ केव्स की।
एलिगरी ऑफ केव्स में प्लेटो ने हमारी इस दुनिया को एक दूसरी दुनिया से रिलेट करते हुए ये कहा है। उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक गुफा है जिसके अंदर 6 से 7 लोग बीच में कैद हैं, जो कि बचपन से ही इसी गुफा में रहते हैं। उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया देखी नहीं, उन्हें पता भी नहीं है कि बाहर की दुनिया होती कैसी है। गुफा के बाहर से ना सूरज की रोशनी अंदर को आती है। जो कोई भी गुफा के बाहर से गुजरता है ना, उसकी उसकी परछाई, जैसे कि कोई बकरी गुजरी है तो बकरी की परछाई, या कोई शेर गुजरा है शेर की परछाई उन्हें अंदर देखने को मिलती है, और वो उन्हीं परछाइयों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं और कहते हैं हमारी ज़िंदगी यही है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुफा की दीवार ही देखी होती है, उनके हाथों के पीछे रस्सी बंधी होती है। जो भी उन्हें बाहर से परछाई देखने को मिलती है, उन्हें ही वो अपनी असली ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। उन्हें असली चीज़ों का पता ही नहीं है कि बाहर भी कोई दुनिया है। उन्हें बस इतना पता है कि जो भी उन्हें परछाई देखने को मिलती है, जैसे कि कबूतर की परछाई देखने को मिली, तो उन्हें कबूतर को, मतलब कबूतर की उन्होंने परछाई देखी, उन्होंने कभी भी कबूतर का रंग रूप नहीं देखा कि कबूतर होता कैसा। जो भी उन्हें देखने को मिलता है वो उसी को समझ लेते हैं कि यही असलियत है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही चीज़ें देखी हैं और इनके अलावा उन्होंने बाहर की दुनिया के बारे में कभी सोचा भी नहीं, और उन्हें दिखाया भी यही गया बचपन से। उनमें से कुछ लोग जानने के इच्छुक होते हैं और वो बहुत ज़ोर लगा के अपनी रस्सियों को तोड़ते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि, और जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ बाहर का नज़ारा पहली बार देखते हैं, उनकी आंखें भी बड़ी ऐसे खुलती हैं और वो बाहर देखते हैं कि भाई बाहर इतना हरा भरा जंगल है, जानवर है, रंग बिरंगी बकरी हैं। बोलते ही ये बकरी, हमने तो इसको ब्लैक कलर में देखा था और हमने इसको मतलब कि परछाई को असली माना हुआ था, लेकिन ये तो रंग बिरंगी और बाहर की दुनिया ही कुछ अलग है। हाँ, तो इस एलिगरी ऑफ केव्स में प्लेटो कहते हैं हर कोई अपनी रस्सियाँ नहीं खोल सकता, रस्सियाँ वही खोल सकते हैं जो रीज़न जानने के इच्छुक हो, जिनमें रीज़न डोमिनेट करता हो, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एपेटाइट होती है, मतलब कि जिनके सबसे ज़्यादा भूख होती है, वो कभी भी अपनी रस्सियाँ नहीं खोल पाते और वो बाहर वाली दुनिया, जो बाहर की दुनिया से परछाई अंदर को आ रही है, वो उन्हीं को असलियत मानते हैं और वो उसी में जीते हैं। अगर आपको एलिगरी ऑफ केव समझ में आ गई होगी तो आपको थ्योरी ऑफ सोल भी समझ आ गई होगी। इस कहानी में भी उन्होंने बताया है कि जो लोग अपनी रस्सियाँ खोल लेते हैं वही, मतलब कि उनके अंदर रीज़न डोमिनेट सबसे ज़्यादा होता है और वो खुद तो देखते हैं और हमें भी दिखाते हैं, और ऐसे लोगों को मतलब कि पूरी की पूरी कंट्री को गवर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को गवर्न करना चाहिए। हाँ, तो प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव को बिल्कुल थ्योरी ऑफ सोल से कंपेयर किया है। अब हम बात करेंगे प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। आपको पता तो है कि प्लेटो ने 36 बुक्स लिखी थी, उनमें से सबसे फेमस बुक का नाम द रिपब्लिक था और द रिपब्लिक बुक में ही थ्योरी ऑफ जस्टिस का जिक्र किया गया है। इस बुक में प्लेटो अपने स्टूडेंट्स को जस्टिस का मतलब बताने को कहते हैं। उन स्टूडेंट्स का नाम सैफलस और पॉलीमार्कस था। सैफलस और पॉलीमार्कस अपनी अपनी लैंग्वेज में जस्टिस का मतलब बताते हैं, लेकिन प्लेटो उनके मतलब को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। हाँ, वैसे थ्रेसिमैकस से भी जस्टिस का मतलब पूछा जाता है, लेकिन प्लेटो उसे भी खारिज कर देते हैं। ग्लोवियन से भी जस्टिस का मतलब पूछा जाता है, लेकिन प्लेटो उसे भी खारिज कर देते हैं। और फिर प्लेटो जस्टिस का खुद ही मतलब बताते हैं और बताते हैं कि जस्टिस की 2 फॉर्म है। फर्स्ट में बताते हैं वो जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, और सेकंड में बताते हैं कि जस्टिस सोशल लेवल पे होना चाहिए। जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल पर प्लेटो कहते हैं कि हर आत्मा के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ रीज़न, सेकंड इज़ करेज एंड थर्ड इज़ एपिटाइट। अब हर बंदा तो बराबर हो नहीं सकता। किसी में क्वेश्चन पूछने की पावर है, और किसी में आवाज़ उठाने की पावर है, और किसी में भूख की है, भूख की पावर है, वेल्थ की भूख होगी, धन की भूख होगी। प्लेटो कहते हैं कि सब अपनी अपनी पावर को जानो और उसी पे काम करो। अगर आप में रीज़न पूछने की ज़्यादा पावर है तो आप रूलर बनो। अगर आप में ज़्यादा करेज की पावर है तो आप एक सोल्जर बनो। अगर आप में ज़्यादा भूख की पावर है, ठीक है, एपिटाइट है अगर, तो आप मतलब प्रोड्यूसर बनो। आप प्लेटो कहते हैं कि अगर आप ऐसा ही करोगे तो हम इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस ला सकते हैं। अब देखो, अगर इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस इस्टेब्लिश हो जाता है तो ऑब्वियसली सोशल लेवल पे भी जस्टिस अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा। मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ कॉपर, मैन ऑफ सिल्वर, ये तीनों की तीनों क्लासें बन जाएंगी। जो कि मैन ऑफ गोल्ड हैं वो मैन ऑफ कॉपर और मैन ऑफ सिल्वर पे रूल करेंगे, और सबके सब अपने अपने एलिमेंट को पहचानेंगे और उसमें 100% देंगे अपना, उसी पे काम करेंगे। कोई भी एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। मैन ऑफ कॉपर वाला मैन ऑफ सिल्वर के काम में कभी भी बाधा कोई नहीं डालेगा, और मैन ऑफ सिल्वर वाला मैन ऑफ कॉपर के काम में कभी बाधा नहीं डालेगा। और जो मैन ऑफ गोल्ड होंगे वो मैन ऑफ कॉपर और मैन ऑफ सिल्वर पर रूल करेंगे। प्लेटो कहते हैं कि अगर हम ऐसा ही करेंगे तो सोशल लेवल पे भी एक दिन जस्टिस अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। अपने अंदर के एलिमेंट को जानने के लिए हमारे अंदर रीज़न है, करेज है, एपिटाइट है, हमारे अंदर क्या है, इस चीज़ को देखने के लिए प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। हम ट्रेड क्लास में आते हैं या सोल्जर क्लास में आते हैं या
रूरल क्लास में आते हैं, ये जानने के लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन पता होना चाहिए। प्लेटो, एथेंस और स्पार्टा दोनों को डीप स्टडी करने के बाद जो भी मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो बातें ये अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में बताते हैं। ये अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में वुमेन्स को भी मेंस के इक्वल एजुकेशन देने की बात करते हैं। ये अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में कहते हैं जैसे किसी घर में बच्चे होते हैं तो फ़ौरन से स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को अपने अंडर रख लेना चाहिए। उसके बाद उन्हें प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए। 0 से 10 साल वाले बच्चे को फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में सिखाना चाहिए। उसके बाद इन्हें जिम्नेजियम और एक प्लेग्राउंड भी देना चाहिए बना के, और एक क्यूरिकुलम सब्जेक्ट इनका स्पोर्ट होना चाहिए। ये इन खेलने के बारे में बताना चाहिए, क्या खेलना क्या नहीं खेलना, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन फ्यूचर ये बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। उसके बाद जब इनकी 10 से 15 साल के बीच में उम्र होगी तब इन्हें म्यूज़िक की भी जानकारी दी जाएगी, और फिर उसके बाद मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, इन सब की भी नॉलेज दी जाएगी। और फिर जब इनकी एज 15 से 20 साल के बीच में रहेगी तब इन्हें मोरल एजुकेशन दी जाएगी। इनको ज़िंदगी के सबक सिखाया जाएगा, मतलब कि सब कुछ पहले ही सिखा के रख दिया जाएगा। इन सभी को ये सिखा दिया जाएगा कि जो भी हम किशोर अवस्था में जितनी भी गलतियां करते हैं उन सभी का इनको मोरल सबसे पहले सिखा दिया जाएगा कि ये कभी भी इन फ्यूचर गलती ना करें। जब इनके बच्चे 20 साल के हो जाएंगे फिर इनका फर्स्ट हाई लेवल एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे इसमें पास होंगे वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, और जो बच्चे फेल हो जाएंगे वो चले जाएंगे ट्रेडर क्लास में। हायर एजुकेशन में 20 से 30 साल के बच्चे होंगे, और 30 से 35 साल के, और 35 से 50 साल तक के। हाँ, फिर बच्चे जब 20 से 30 साल की उम्र के बीच में होंगे तब उन्हें एडवांस फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद जब बच्चे 30 साल के हो जाएंगे फिर उनका एक और अनदर ग्रैंड एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे इसमें पास हो जाएंगे वो आगे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, और जो बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे वो सोल्जर क्लास में चले जाएंगे। और जो बच्चे ट्रेनिंग से पास होके आते हैं उनकी एज मतलब कि 30 से 35 साल के बीच में होती है, तो उन्हें फ़िलासफ़ी सिखाई जाती है। फिर जब उनकी 35 से 50 साल की एज होती है फिर उन्हें प्रैक्टिकली स्टेट की तरफ से उन्हें छोड़ दिया जाता है वर्ल्ड में पूरे, और वो लोगों के साथ मतलब प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं, उनके कार्य मतलब कि उनके साथ घूमते वगैरह, उनकी वो समस्याएं देखते हैं। और फिर जब उनकी एज 50 साल की हो जाती है फिर उनका एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है। जो भी उस फाइनल एग्ज़ाम को पास करता है वो उन बच्चों को रूलर बना दिया जाता है। कोई राजा बन जाता है, कोई होम मिनिस्टर बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, मतलब कि सभी को रूलर बना दिया जाता है और वो सभी पे रूल करते हैं। हाँ, इसी में प्लेटो ने ये बताया कि किसे सोल्जर क्लास में जाना चाहिए, किसे ट्रेडर क्लास में जाना चाहिए और किसे रूलर बनाना चाहिए। इस मेथड के अकॉर्डिंग ही बताया उन्होंने, तो ये मेथड था पूरा उनका। हाँ, तो ये थी प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जिसमें प्लेटो ने बताया कि अगर हम अपने अंदर के एलिमेंट को जानना चाहते हैं तो ऐसे करके जान सकते हैं पूरा। यार, प्लेटो के बारे में सब कुछ बताना एक वीडियो में ये मुमकिन नहीं है, बट मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना आप सबको बताया। अगर आपको ज़रा सी भी समझ आई हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।